सामयिक चर्चा में आज आप सुनेंगे दिव्य और भव्य महाकुंभ के आयोजन से प्रदेश के विकास को मिलने वाली रफ्तार पर वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सिंह रावत से खास बातचीत। वार्ताकार हैं आकाशवाणी संवाददाता तनवीर फातिमा। प्रयागराज में करीब 45 दिनों तक चले महाकुंभ के सफल आयोजन के बाद समापन हो गया है। महाकुंभ ने न सिर्फ देश की आध्यात्मिकता को एक नए शिखर पर पहुंचाया है, बल्कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को साकार किया है। इस आयोजन ने धार्मिक पर्यटन के साथ ही सामाजिक एकता और देश प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी नए आयाम दिए हैं। इस आयोजन ने किस तरह नई संभावनाओं के द्वार खोले हैं, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सिंह रावत जी। रावत जी, आकाशवाणी के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। महाकुंभ के 45 दिनों तक चले आयोजन में देश विदेश के करीब 65 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है। इसके आध्यात्मिक महत्व के साथ आप किस तरह से देखते हैं इसको कि कैसा सामाजिक संदेश पूरी दुनिया में गया है? जैसे आपने अभी मेंशन किया कि 65 करोड़ से ज्यादा लोगों ने यहाँ पर शिरकत करी, प्रयागराज में जो पूरा नया डिस्ट्रिक्ट बन जाता है। इससे न केवल एक संदेश जाता है कि उत्तर प्रदेश में इस तरीके के बड़े वृहद आयोजन को सफलतापूर्वक किया जा सकता है, बल्कि एक एकता का भी संदेश दिया है, जो कि योगी सरकार और केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार का भी एक लक्ष्य लेके चलती है कि समाज के सारे वर्ग एक साथ रहें और भारत एक तरक्की करे और $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो पूरा एक खाका तैयार किया हुआ है उसमें तेजी से बढ़े और उसको कैसे पूरा किया जा सके। और महाकुंभ से जो एक टूरिज्म सेक्टर को बहुत बड़ा पुश मिलेगा और करीब 3 लाख करोड़ के आसपास की अर्थव्यवस्था को बल मिलने का एक आकलन किया जा चुका है, जो कि कुछ दिनों में चीजें क्लियर होगी कि कितना फायदा हुआ है यूपी को और इनडायरेक्टली पूरे भारत को इकोनॉमी में जो पूरा बूस्ट मिला है। तो मुझे लगता है कि महाकुंभ के बहुत सारे पहलू हैं, जिसमें न केवल एक सामाजिक पहलू है बल्कि आर्थिक पहलू भी बहुत मजबूत है। जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार एक स्पिरिचुअल टूरिज्म को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। सरकार ने एक स्पिरिचुअल सर्किट भी बनाया है और उसको प्रमोट कर रही है लगातार। तो इस सेक्टर में आपको क्या लगता है कि कितना ज्यादा बूस्ट देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में? यूपी में पुराने जमाने से बहुत सारे ऐसे स्थल हैं जहां पे आध्यात्मिक और धार्मिक टूरिज्म का एक महत्व रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों में उसमें बहुत तेजी से विकास हुआ है। सड़कों की बात कर लें आप, लॉजिस्टिक्स की बात कर लें, वहां पे जो सुविधाओं की बात कर लें, एक्सप्रेस वे का जो पूरा कनेक्टिविटी बढ़ी है, बहुत सारे एयरपोर्ट बने हैं जिसमें बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भी बने हैं। उससे क्या हुआ है, जो यूपी का टूरिज्म सर्किट था रिलीजियस, कल्चरल और स्पिरिचुअल, उसको बहुत बड़ा बल मिला है। और इसीलिए आपने देखा कि यूपी जो कि पर्यटन की दृष्टि से तीसरे चौथे स्थान पे आता था, प्रथम स्थान पे आ गया है 2-3 सालों में और बहुत तेजी से वो बढ़ता चला जा रहा है। तो इससे यूपी की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा बल मिलेगा, क्योंकि इसमें ज्यादातर जो टूरिज्म सेक्टर होता है इसमें सरकार को सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की जरूरत पड़ती है, बाकी चीजें सब प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से हो जाती हैं। तो सरकार को बहुत ज्यादा उसमें रनिंग कॉस्ट नहीं रहती है और उसमें लोकल लेवल पे बहुत एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन होता है। तो आप देखेंगे कि टूरिज्म सेक्टर जो कि यूपी सरकार ने एक प्रायोरिटी सेक्टर की तरह लिया है, किस तरह से तेजी से विकास हो और लोगों को लोकल लेवल पे, खासतौर से युवाओं को कैसे नौकरियां मिले, सृजित हो और एंटरप्रेन्योरशिप भी बने, ना केवल वो नौकरी तलाशे बल्कि अपने उद्यम को स्थापित करें। तो इससे टूरिज्म सेक्टर को बहुत बड़ा बल मिलेगा महाकुंभ से। जैसा कि आपने कहा कि जो प्रदेश की इकोनॉमी है, इस महाकुंभ में माना जा रहा है कि 3 लाख करोड़ से अधिक का योगदान दिया है महाकुंभ ने। तो इससे आपको क्या लगता है कि किस किस तरह के फायदे पूरे प्रदेश को मिल सकते हैं? विकास की बात करें, रोजगार की बात करें और एवेन्यूज क्या नए हैं जो खुल सकते हैं प्रदेश के युवाओं के लिए? टूरिज्म सेक्टर एक बहुत बड़ा सेक्टर इस सेंस में होता है कि इससे जो आपकी सॉफ्ट पावर होती है, सॉफ्ट पावर से मतलब है कि एक तो मिलिट्री पावर होती है और एक होती है सॉफ्ट पावर। तो टूरिज्म सेक्टर किसी भी देश का हो, आपने देखा होगा कि साउथ ईस्ट एशिया के बहुत सारी कंट्रीज हैं, थाईलैंड हो गया, श्रीलंका हो गया, जहां पे उस तरीके की, इवन नेपाल को आप देख लें, पूरी अर्थव्यवस्था उनकी टूरिज्म पे ही बेस्ड है। तो यूपी सरकार ने भी इसको बहुत कायदे से समझ लिया है कि टूरिज्म सेक्टर से न केवल इकोनॉमी को बल मिलता है बल्कि उसकी सॉफ्ट पावर, क्योंकि यूपी सरकार अपने सारे क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट को भी आकर्षित कर रही है। जब एक कोई बाहर से एक सैलानी आता है आपके प्रदेश में और अच्छी तरह रहता है तो वो जाके संदेश देता है, उससे एक सॉफ्ट पावर जनरेट होती है और इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। और टूरिज्म सेक्टर से सीधे सीधे होटल इंडस्ट्री हो, रिजॉर्ट्स हो, एक्सप्रेसवेज हो, एयरपोर्ट्स हो, लॉजिस्टिक्स हो, ट्रांसपोर्ट हो, बहुत सारी चीजें जो है एक मल्टीप्लायर इफेक्ट की तरह काम करती हैं। जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जब से ये सरकार बनी है लगातार इन्वेस्टर्स को बुलाया जा रहा है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करे जा रहे हैं। तो इस लिहाज से अगर हम निवेश की बात करें तो आने वाले दिनों में क्या अनुमान लगाया जा सकता है कि निवेश किस तरह का बढ़ेगा प्रदेश में?
यूपी ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया था, उसमें सारे सेक्टरों को मिला के करीब 40 लाख करोड़ से भी ज्यादा का निवेश प्रस्ताव मिले थे और टूरिज्म सेक्टर में सीधे सीधे करीब 50,000 से 1 लाख करोड़ के सीधे सीधे निवेश प्रस्ताव मिले थे, जिसमें बहुत सारे प्रस्ताव जो है जमीन पे उतर भी चुके हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट लग भी गए हैं, कमीशन हो गए हैं और कुछ पाइपलाइन में है। कहने का तात्पर्य ये है कि टूरिज्म सेक्टर में बहुत तेजी से यूपी में विकास हुआ है और स्पिरिचुअल टूरिज्म, कल्चरल टूरिज्म और बहुत सारे सर्किट जैसे आपने मेंशन किया, उसमें बुद्धिस्ट सर्किट भी है, रामायण सर्किट भी है, महाभारत सर्किट, एक सूफी सर्किट भी बनाने की बात है, उसको कैसे बढ़ाना है और जितने भी एक्सप्रेसवे यूपी में हैं और या बन रहे हैं उनको भी प्रदेश सरकार इंटरलिंक करने जा रही है कि सारे एक्सप्रेसवे आपस में इंटरलिंक भी हो जाएंगे, तो जिससे बहुत तेजी से मूवमेंट होगा, न केवल लॉजिस्टिक्स का बल्कि पैसेंजर्स का भी। तो इससे आप देखेंगे आने वाले 2-3-5 सालों में जो यूपी का भी टूरिज्म सेक्टर या बाकी जो एक अर्थव्यवस्था की विकास दर है वो बहुत तेजी से आगे जाएगी। जी रावत जी, इतना बड़ा आयोजन जब होता है तो जाहिर है यातायात, सुरक्षा, स्वच्छता, ये सारी बुनियादी सुविधाएं हैं जिनको देने का काम किया जाता है। सरकार ने इसे सकुशल तरीके से संपन्न कराया है, चाहे हम सुरक्षा की दृष्टि से देखें या हम ट्रांसपोर्ट को लेकर अगर देखें, यातायात के साधन हो या ट्रैफिक मैनेजमेंट हो, ये सारे जो मैनेजमेंट हैं ये काफी सकुशल ढंग से किए गए हैं। तो इससे क्या मैसेज गया है? इससे बहुत बड़ा मैसेज गया क्योंकि जिस तरीके के लोग वहां पर आए हैं तो समझ लिए ऑलमोस्ट जो है यूरोप की पूरी पॉपुलेशन आ गई 45 दिनों में। तो ये एक छोटी चीज नहीं है और प्रदेश सरकार ने भी पहले कहा था कि इसके स्टडी करने के लिए बहुत सारे विदेशी यूनिवर्सिटी से और इंडियन यूनिवर्सिटी से, टॉप यूनिवर्सिटी से वहां रिसर्चर्स गए हैं और कई प्रदेशों में जो कुंभ के आयोजन होते हैं उनकी भी टीमें यहाँ पे पूरा स्टडी कर रही है कि यूपी गवर्नमेंट इसको किस तरह से आयोजित कर रही है। और लॉ एंड ऑर्डर वैसे भी जो है इस सरकार में काफी तेजी से सुधरा है, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट आए हैं और जो निवेश की जो धारा है बहुत त्वरित गति से बही है और महाकुंभ उसमें एक चार चांद लगाने का काम करता है, मुझे ऐसा लगता है। इन सब के बीच एक क्राउड मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा था सरकार के लिए। आप क्या देखते हैं कि क्राउड मैनेजमेंट के स्तर पर सरकार ने कैसी परफॉर्मेंस करी है? जैसे मैंने मेंशन किया कि जितनी आबादी प्रयागराज के इस महाकुंभ में आई है, आप देखें यूरोप की पॉपुलेशन के बराबर आई है और क्राउड मैनेजमेंट का तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसमें बहुत सारे रिसर्च होंगे इसी टॉपिक पे कि इस तरीके का कैसे मैनेजमेंट हो गया, किस तरह से लोगों के ठहरने से लेके उनके यातायात को किस तरह से नियंत्रित करना। तो इसको पूरा एक वृहत रूप में जब आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि यूपी गवर्नमेंट ने और केंद्र सरकार के कोऑर्डिनेशन में जिस तरीके का एक बहुत अच्छी तरह इसको मैनेज किया है, इसको ऑर्गेनाइज किया है, ये सबके लिए एक ऐसा टेम्पलेट का काम करेगा, ना केवल भारत में बल्कि विदेश में भी इस तरीके के जो बड़े आयोजन कभी होंगे तो इसको एक प्लेबुक की तरह लिया जाएगा कि किस तरह से इतने बड़े लोगों के समूह को कैसे नियंत्रित करना, सुरक्षा से लेके सारी चीजों को किस तरह से व्यवस्थित करना। मुझे लगता है कि आने वाले समय मिसाल बनेगा ये। जी, जिस तरह आप कह रहे हैं कि 35 से अधिक देशों से यहाँ पर लोग आए और लोग इसको स्टडी कर रहे हैं, इससे एक अगर हम ग्लोबल पिक्चर की बात करें तो भारत की साख किस तरह मजबूत होती हुई दिख रही है आपको? पिछले करीब 5-10 सालों में जो भारत का एक विश्व पटल पे एक जो इमेज थी या स्टैचर था उसमें काफी उछाल आया है। उसमें यूपी का भी बहुत बड़ा योगदान है क्योंकि यूपी सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से। तो महाकुंभ मुझे लगता है कि भारत की जो सॉफ्ट पावर है इंटरनेशनल पटल पे उसको बहुत ही मजबूती से रखता है। जब ये संदेश जाएगा कि 65 करोड़ लोग जो है यूपी में आए और सफल आयोजन रहा तो उससे साख बहुत तेजी से बढ़ेगी और मुझे लगता है कि इन्वेस्टमेंट में भी वो ट्रांसलेट होता आपको दिखाई देगा। जी वीरेंद्र जी, जिस तरह से हम सुविधाओं की अगर बात करें तो लेटेस्ट टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है, एआई का इस्तेमाल किया गया है, साथ ही डिजिटल महाकुंभ का कॉन्सेप्ट जो है वो लाया गया है, इस बार इसको साकार किया गया है। तो भविष्य में इसका क्या फायदा मिलने वाला है हमें? वहाँ पे एआई का प्रयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया गया, क्राउड मैनेजमेंट के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए, मॉनिटरिंग के लिए, सीसीटीवी से लेके सारा इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट था जो कि विश्व स्तर का था। ड्रोन से लेके हर चीजों का जो दुनिया की नवीनतम टेक्नोलॉजी है उसका प्रयोग किया गया और न केवल क्लाउड मैनेजमेंट बल्कि किस तरह से पूरी चीजों को मॉनिटर किया गया और टेक्नोलॉजी को किस तरह से प्रयोग किया जाता है। और न केवल टेक्नोलॉजी का प्रयोग बल्कि भारत के भी जो युवा है जो इस तरीके की टेक्नोलॉजी को डेवलप करते हैं उनको भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, उनके लिए भी एक टेस्टिंग ग्राउंड हो गया और आने वाले समय में ये एक भारत में टेक्नोलॉजी बेस्ड उद्यम को भी बहुत विस्तार देगा। वीरेंद्र जी, एक अहम बात ये भी रही कि इस आध्यात्मिक आयोजन के अलावा सरकार ने इसे एक अवेयरनेस कैंप की तरह इस्तेमाल किया है, इसको इको फ्रेंडली बनाने की कोशिश की है, ग्रीन महाकुंभ की बात की गई है, या स्वच्छता की अगर हम बात करें तो स्वच्छता के लिए भी ऐसे तरीके अपनाए गए हैं जो हमारा एनवायरनमेंट है उसको नुकसान ना हो। इसको आप कैसे देखते हैं कि एक जलवायु सम्मेलन भी किया गया, तो इन सारी चीजों
का हमारा जो एनवायरनमेंट है इको फ्रेंडली, जिसको हम कॉन्सेप्ट की बात कहते हैं, ग्रीन महाकुंभ की बात कहते हैं, उससे किस तरह का एक संदेश गया और उससे हमारे एनवायरनमेंट को किस तरह का फायदा होगा? नहीं, बहुत आपने सही बात करी। और मुझे लगता है जो आज का जनमानस है, खासतौर से युवा इकोलॉजी के प्रति बहुत अवेयर हो गए हैं। वो समझ रहे हैं कि आने वाले समय में क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग जैसी चीजें जो हैं वो हमारे को सीधे सीधे इम्पैक्ट करती, ना केवल हमारी हेल्थ को बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था को, और आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत ही जरूरी है कि उसको कैसे प्रिजर्व किया जाए। और महाकुंभ जहाँ पे करीब 65 करोड़ लोग आते हैं, तो वो उससे बड़ा और कोई माध्यम या उससे बड़ा कोई प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता जहाँ पे जो संदेश दिया जाना है उसको बहुत सुचारू रूप से और बहुत ही मजबूती से रख के और उसका एक मल्टीप्लायर इफेक्ट देखने को मिले। तो जैसे पेपरलेस किया गया, वहां पे जो कूड़ा का प्रबंधन था उसको कैसे सुचारू रूप से वो करना कि वहां पे साफ सफाई रहे और किस तरह से वहां पे आने वालों को सुविधा रहे, और अवेयरनेस भी क्रिएट रहे। ना केवल सरकार बल्कि बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के माध्यम से इस तरीके के जन सरोकार के कामों में अपना योगदान देती हैं, उन्होंने भी वहां बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और इन्वायरमेंट को कैसे बचाना है और उसमें एक व्यक्ति अपने व्यक्तिगत रूप में कैसे उसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है और सरकार की पॉलिसी के तहत कैसे समूह में रह के पर्यावरण के प्रति अपनी योगदान को दे सकता है। और न केवल उत्तर प्रदेश, भारत बल्कि विश्व को, क्योंकि जब क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की बात होती है तो ये एक बॉर्डरलेस इशू है। ऐसा नहीं है कि एक क्लाइमेट या ग्लोबल वार्मिंग होता है तो किसी एक कंट्री को इम्पैक्ट करता है। इसीलिए यही एक समय मुद्दा है विश्व में जिसमें सारे देश एक हो गए। ये एक जो महाकुंभ का जो प्लेटफॉर्म था उसमें सरकार ने बहुत ही मजबूती से पर्यावरण का जो संदेश देने की एक चेष्टा करी है और बहुत मजबूती से वो गया है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी। धन्यवाद। सामयिक चर्चा में आज आपने सुना दिव्य और भव्य महाकुंभ के आयोजन से प्रदेश के विकास को मिलने वाली रफ्तार पर वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सिंह रावत से खास बातचीत। वार्ताकार थीं आकाशवाणी संवाददाता तनवीर फातिमा।